तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तैयारी के लिए वेट कर रहे थे कि बीएससी के लिए हमें कोचिंग करनी है, तो उसके लिए बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो हम लोग आपके सामने लेकर आ चुके हैं। यूट्यूब का चैनल जो है वो है आपका यूनिक साइंस एकेडमी और साथ में एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिक साइंस एकेडमी जिसपे आपको हमारे बीएससी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं बायोलॉजी में बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी के और साथ में केमिस्ट्री के सारे कोर्सेज़ जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएँगे और उनकी डेमो क्लासेस जो है वो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बीएससी के सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा सेकंड सेमेस्टर मतलब जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर पास जो है वो कर लिया है। तो सेकंड सेमेस्टर की क्या स्कीम रहने वाली है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में जो पहली बात कर रहे हैं हम, वो बॉटनी के सिलेबस की कर रहे हैं। बॉटनी के सिलेबस की बात करें अगर हम सेकंड सेमेस्टर में, तो काफ़ी मैं बोल सकती हूँ पहले का सिलेबस जो है जैसे सेल बायोलॉजी वाला, जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है या फिर प्लांट किंगडम वाला पार्ट जो है, उनको अब हमारे ओवरऑल जो सेमेस्टर स्कीम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, बॉटनी की अगर मैं बात करती हूँ, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ द प्लांट किंगडम। सबसे जो इम्पोर्टेंट या मुख्य मैं बोल सकती हूँ विषय होता है, वो है आपका पादप जगत। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, वो है जेनेटिक्स या हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ द सेल बायोलॉजी, हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान। उसके अलावा हमारे प्लांट के बेसिकली टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं या पादप वर्गीकी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट या पादपों के आर्थिक महत्व वाला पार्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और बॉटनी का जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी या पादप के शरीर के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के अगर मैं बॉटनी के सिलेबस की बात करती हूँ, तो पहले हम स्कोर और स्कीम देख लेते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें मार्किंग किस हिसाब से करनी है या फिर हम पढ़ाई अगर तैयारी करेंगे, तो हमें तैयारी जो है वो किस अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? अच्छा, बॉटनी के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ या किसी भी बेटा साइंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जो हमारा सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है जिसमें हमें हैंड रिटन वाला काम करना होता है और दूसरा बेटा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो लेनी होती है, तो वो हमारा प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आ जाता है। इतनी जब आपने बात करी बेटा, तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आप लोग सारे बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से पेपर पैटर्न वगैरह समझ चुके हैं। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ बेटा, तो ओवरऑल थ्योरी जो है वो आपकी 100 मार्क्स की रहने वाली है। ओवरऑल की बात कर रही हूँ बेटा मैं और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँगी तो प्रैक्टिकल जो है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है कि अगर मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो सिलेबस में आप लोगों को पता है पेपर जो है वो अब 2 लेवल पर होता है। 2 लेवल एक तो आपका कॉलेज लेवल पे हो जाएगा, कॉलेज लेवल वाला जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा मिड टर्म कहलाता है और सेकंड जो है बेटा वो हमारा फाइनल हो जाएगा जो एंड ऑफ सेमेस्टर स्कीम मैं बोल सकती हूँ या सिस्टम जो होता है उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम तो आपका कॉलेज लेवल पर हो जाएगा, यानी आपके कॉलेज में ही मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड करवा लिए जाएँगे, आयोजित करवा लिए जाएँगे। और सेकंड जो है वो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर स्कीम मैं बोल सकती हूँ या एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, ठीक है। 100 मार्क्स की टोटल थ्योरी है आपकी, 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है थ्योरी का। लेकिन अगर मैं इसमें से मिड टर्म की बात करती हूँ बेटा, तो मिड टर्म का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का हो जाता है? 20 मार्क्स का हो जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ मेन फाइनल एग्ज़ाम की, वो आपका 80 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं थ्योरी की बात करती हूँ, तो ओवरऑल थ्योरी जो है वो 100 मार्क्स की हो जाती है, जिसमें 20 मार्क्स आपके कॉलेज में जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आप अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और 80 नंबर जो है वो आपके आप जो सेमेस्टर के लास्ट में जो आपका मेन एग्ज़ामिनेशन लगेगा, हर सेमेस्टर के बाद में लगता है 6 महीने के बाद में, तो जो सेमेस्टर के बाद में लास्ट हमारा एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। ये हमारी बात हमने करी थ्योरी की, ठीक है? सेम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल स्कीम, अगर मैं प्रैक्टिकल की या फिर आप जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोग तैयारी करते हैं कॉलेज के अंदर, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, तो अगर मैं उस स्कीम की बात करूँ तो बेटा 50 में से 100 मार्क्स तो आपके मिड टर्म प्रैक्टिकल होगा कॉलेज के अंदर ही, जहाँ पर आपको सीधे-सीधे आपके 10 मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाएँगे अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो तरीके से समझ के आप लोग प्रैक्टिकल जो है वो करते हैं। और उसके बाद में जब आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा, तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले जो आपका प्रैक्टिकल होगा, वो आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं मिड टर्म की बात करती हूँ, तो मिड टर्म में आपके 20 नंबर का तो थ्योरी हो जाएगा, 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और अगर मैं
एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करती हूँ, सेमेस्टर के लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें थ्योरी की बात करती हूँ। तो 80 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी हो जाएगी और 40 मार्क्स का आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। इतनी सारी बातें करी तो ये सारी बातें तो आप लोगों को पता है। अब हम देख लेते हैं कि थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल वाली सारी बातें तो हमें कॉलेज लेवल पे भी बता दी जाती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंटली जो हम बात करेंगे वो थ्योरी की करेंगे, कि थ्योरी का पेपर जो है वो किस तरीके से आता है, ठीक है? थ्योरी के पेपर की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि थ्योरी के पेपर में आपके मेनली बेटा जी क्वेश्चन 1 टू क्या हो जाएँगे, 5 हो जाएँगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उसके अलावा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और फिर आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? 5 आपके क्वेश्चन जो है, वो थ्योरी एग्ज़ामिनेशन के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। मतलब मैं यहाँ पर बेटा जो बात कर रही हूँ, वो आपके मेन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, जो सेमेस्टर के लास्ट में होगा। तो 5 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे और इन 5 क्वेश्चन में से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला जो क्वेश्चन होगा बेटा, इसमें आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन्स आएँगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे यानी 10 छोटे क्वेश्चन आएँगे। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो कौन-सी यूनिट में से आएगा, तो मैं बताना चाहूँगी बेटा सिलेबस अभी मैं आपको आपके सामने थोड़ी देर के बाद में सिलेबस भी यहाँ पर डिक्टेट करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जो सेमेस्टर वाइज़ सिलेबस होता है बॉटनी और ज़ूलॉजी का, वो आपके 4-4 यूनिट के अंदर या 4-4 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन 4 यूनिट्स को हम लोग देखेंगे अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें 10 छोटे क्वेश्चन आएँगे। छोटे क्वेश्चन इन द सेंस कि हर क्वेश्चन का आपको 20 शब्दों में उत्तर जो है वो देना पड़ेगा। और अगर मैं बेटा इसके मार्क्स की बात करूँ, अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन्स के मार्क्स की बात करूँ, तो बेटा एक क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बेटा मिलाकर मैं बोल सकती हूँ आपकी टोटल मार्किंग हो जाएगी 20 नंबर, ठीक है? पहले क्वेश्चन में हमारे चारों यूनिट से यानी 4 यूनिट जो बॉटनी की है आपकी, वहाँ पर चारों यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन जो है, छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएँगे, जिसमें से हर क्वेश्चन में 20 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और हर क्वेश्चन के लिए मार्किंग आपको मिलेगी 2 नंबर। तो ओवरऑल अगर मैं पहले क्वेश्चन की मार्किंग की बात करती हूँ, तो वो हो जाएगा आपका 20 मार्क्स, ठीक है? उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आएगा बेटा, वो आपकी फर्स्ट यूनिट से आएगा, ध्यान रखेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन आएँगे, 2 क्वेश्चन इन द सेंस कि ये एक क्वेश्चन हमारा ये है और उसी के साथ में इंटरनल चॉइस में बेटा आपको दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, इंटरनल चॉइस का मतलब है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड के बाद में अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका सेकंड यूनिट से आएगा। सेकंड यूनिट से आएगा, सेम चीज़ रहने वाली है, वही 2 क्वेश्चन आएँगे, इसमें भी आपके सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन आएँगे, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट में अगर मैं बात करूँगी, तो थर्ड यूनिट से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर थर्ड यूनिट आपकी आ जाएगी और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपकी फोर्थ यूनिट जो है वो आ जाएगी। सेम पैटर्न रहने वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, इनमें आपको इंटरनल चॉइस में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उनमें से किसी में से भी, मतलब उन 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन जो है वो क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इनकी मार्किंग की बात करती हूँ बेटा, तो मार्किंग जो है वो आपकी ईच क्वेश्चन, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों क्वेश्चन जो है बेटा आपके 2, 3, 4 और 5, ये चारों क्वेश्चन जो है वो आपके 15-15 मार्क्स के रहेंगे। तो 15 मार्क्स के टोटल मैं करूँगी तो बेटा यहाँ पर हमारे चारों यूनिट के जो क्वेश्चन के मार्किंग हो जाएगी, वो 60 मार्क्स हो जाएगा। 60 मार्क्स यहाँ पर हो गया और 20 मार्क्स जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बोल सकती हूँ मार्किंग हो जाएगी। तो इसी के साथ में हमारी मार्किंग और स्कोर क्रेडिट आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने बेटा क्रेडिट की बात करी है ना? तो क्रेडिट पे ज़्यादा हम लोगों को जोर नहीं देना। आपको मार्किंग याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन जो है वो बनने को हमें मिल सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर 10 छोटे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 20 मार्क्स। बाकी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो हैं, ये हमारे इंटरनल चॉइस में, मतलब ओवरऑल बेटा 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है, लेकिन इंटरनल चॉइस के साथ में हमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से हमें अटेम्प्ट जो है वो 4 क्वेश्चन करने हैं। 1 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है, तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन जो है वो हमारे 60 मार्क्स के हो जाएँगे। ये तो हो जाती है आपकी मार्किंग सिस्टम, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि सेकंड जो सेमेस्टर है उसमें बॉटनी में हमें पढ़ना क्या-क्या है? हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर कौन-कौन से पॉइंट हैं जिनको हमें डिक्टेट करना है और जिनके बेसिस पर हमें क्या करना है, स्टडी जो है वो करना है ना? तो सिलेबस देखने के लिए चलिए चलते हैं, प्रॉपर सिलेबस पे ही देख लेते हैं कि भई सिलेबस में
टॉपिक क्या-क्या दे रखा है, क्या-क्या टॉपिक जो है वो आपको बता रखा है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो सेकंड सेमेस्टर में बेटा आपका जो टॉपिक रहने वाला है, अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को बहुत सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हर सेमेस्टर के अंदर मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, सारे सेमेस्टर में आपको प्लांट किंगडम का कुछ ना कुछ टॉपिक देखने को मिलेगा। पहले की बात करूँ तो पहले प्लांट किंगडम को, पादप जगत को एक साथ में बता दिया जाता था। लेकिन फिलहाल जो है वो सेमेस्टर वाइज़ स्ट्रीम में प्लांट किंगडम के जो भी किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम के जो भी मैं बोल सकती हूँ डिविजन्स हैं या जो भी प्रभाग है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और अलग-अलग सेमेस्टर में अलग-अलग बताया जा रहा है इनके बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मैं बोल सकती हूँ आणविक जैविकी मतलब बेसिकली जैव अणुओं के बारे में या फिर डीएनए, आरएनए के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। जेनेटिक्स की बात करेंगे तो आनुवांशिकता हो जाएगी और साथ में मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम या फिर जिसे हिंदी में कहा जाता है पादप जगत की विविधता। ये तीनों टॉपिक जो है वो हमारे इम्पोर्टेंटली मैं बोल सकती हूँ सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और सेकंड सेमेस्टर में जब इनको इंक्लूड करा है तो इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें बता रखी है वो अभी आपको पता चल जाएगी, ठीक है? तो सेकंड सेमेस्टर का आपको ये तो पता चल गया कि सेकंड सेमेस्टर में आपको एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है, साथ में जेनेटिक्स आप लोगों को डिस्कस करना है, साथ में आपको प्लांट किंगडम का हो सकता है डिवीज़न कौन-कौन सा दे रखा है, टेरिडोफाइटा वगैरह दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो सिलेबस जो है वो आपके सामने है, सिलेबस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चलो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली बात तो बेटा काफ़ी बच्चे जो है वो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के रहते हैं, तो एक बात तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम को के हैं या फिर मीडियम वाइज़ जो है बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन-सी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पढ़ाई जाएगी, तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी आपका जो पढ़ाने का यहाँ पर जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी यानी द्विभाषी रहेंगी। हिंदी में नोट्स जो है वो प्रॉपर्ली आपको लिखवाए जाएँगे, इंग्लिश में नोट्स जो है वो प्रॉपर्ली आपको लिखवाए जाएँगे। समझाने का काम जो है वो हमारा बाइलिंगुअल चलेगा, दोनों भाषा में आपको समझाया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में भी मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉज़ी होती है वो हिंदी जो हमारा मीडियम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, लैंग्वेज जो है वो आपकी दोनों हिंदी और इंग्लिश जो है वो पैरेलल चलेगी, उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो जब इतनी बात हमने कर ही ली तो बेटा मैंने बोला कि अगर सिलेबस के नाम की बात करूँ मैं, तो जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नाम हो जाएगा वो पहला हो जाएगा आणविक जैविकी। आणविक जैविकी मतलब बेटा हिंदी में कहेंगे आणविक जैविकी और इंग्लिश में कहा जाएगा मॉलिक्यूलर मैं बोल सकती हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकंड दे रखा है बेटा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिकी, ठीक है? जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, जिसमें बेसिकली हम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस इनकी बात करते हैं और साथ में बेटा हो जाता है पादप जगत की विविधता, ठीक है? पादप जगत की विविधता या फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत की विविधता। प्लांट किंगडम में क्या-क्या डाइवर्सिटी है, क्या-क्या कैरेक्टर वाइज़, क्या-क्या लक्षणों के आधार पर पादपों के अंदर अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक या विभिन्न लक्षण देखे जाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि यूनिट जो है वो 4 आपको दिखाई देगी यहाँ पर। 4 यूनिट में बेटा इज़िली यू कैन आइडेंटिफाई आसानी से आप लोग पहचान सकते हो, ये रही हमारी यूनिट फर्स्ट, उसके बाद में बेटा ये रही हमारी यूनिट सेकंड, फिर नीचे जब अभी थोड़ी देर बाद में चलेंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट सेकंड के बाद में यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर बेटा बात करती हूँ किसकी? अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा प्रॉपरली पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? एंजाइम्स एंड मैकेनिज़्म ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन यानी बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसेस के बारे में पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूलर मैं बोल सकती हूँ आपकी बायोलॉजी या आणविक जैविकी जिसके नाम से हम जानते हैं। आणविक जैविकी का मतलब ही ये है कि आपको उसके अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स बोल सकती हूँ मैं इन्हें, जैव अणु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैव अणु में हम डीएनए और आरएनए को क्या करेंगे डिक्टेट करेंगे, तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है? डीएनए का फॉर्मेशन या डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है? आरएनए का फॉर्मेशन या आरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है? डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाती है? आरएनए से अगर आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में बेसिकली हमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, दिख रहा है आपको? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए क्या हो जाएगा बेटा प्रतिकृतिकरण और डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से डीएनए अणु अपने समान डीएनए का क्या करता है निर्माण करता है यानी डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर डीएनए डीएनए प्रतिकृतिकरण डीएनए की वह प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है
जिसकी सहायता से डीएनए अपने समान डीएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। तो एंजाइम देखने हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखना है, इनिशिएशन यानी प्रारंभन देखना है, इलॉन्गेशन मतलब दीर्घीकरण देखना है, टर्मिनेशन मतलब समापन देखना है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है बेटा तो 2 स्ट्रैंड वहाँ पर बनते हैं, 2 खंड वहाँ पर बनते हैं। एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, यानी एक को हम सतत खंड कहते हैं, दूसरे को असतत खंड कहते हैं। और साथ में बेटा आपको यहाँ पर पढ़ना है ओकाजाकी फ्रैगमेंट या फिर जिन्हें हिंदी में ओकाजाकी खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो पहली यूनिट में मैं बोल सकती हूँ कि पहली यूनिट के अंदर पहला जो पार्ट है उसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन जो है, आपको आपकी गाड़ी जो है उसी के इर्द-गिर्द घुमानी है, उसी को आपको ओवरऑल देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन-कौन से एंजाइम काम में आते हैं, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन किस तरीके से होता है, कौन-कौन से खंड बनते हैं, एक को सतत खंड, एक को असतत खंड, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं और ओकाजाकी खंड बनते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है तभी ओकाजाकी खंड बनते हैं, तो वो किस तरीके से बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। चलिए, सेकंड बोल रहा है बेटा जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होता है और जीन एक्सप्रेशन को बेटा हिंदी में कहा जाता है जीन अभिव्यक्ति। तो अगर आपसे पूछेगा कि जीन अभिव्यक्ति आपको किसमें पढ़नी है तो आपका आंसर होगा कि भाई जीन अभिव्यक्ति हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पढ़नी है। जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी जीन जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, कोई भी जीन है वो अपने आप खुद का एक्सप्रेशन करता है और जब वो अपना एक्सप्रेशन करेगा तो उससे को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ उत्पाद बनेंगे और जब ये उत्पादों का निर्माण होता है, जब जीन एक्सप्रेशन होता है और कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसी टाइम पर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो भी बेटा किसी न किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी किसी न किसी जीन के थ्रू ये प्रोसेस जो है वो कंट्रोल की जाती है एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द जीन एक्सप्रेशन या इसी को हम जीन अभिव्यक्ति का जीन नियमन भी कह सकते हैं, किसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है, चलो हमने पढ़ना क्या है बेटा एक्सप्रेशन ऑफ जीन में कि डीएनए तो आपने बना दिया बाय द रेप्लिकेशन, डीएनए से बेटा जी आरएनए का फॉर्मेशन, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए से बेटा आरएनए बनाना है आपको, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन और हिंदी में कहा जाता है अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन का इनिशिएशन देखना है यानी अनुलेखन की प्रक्रिया का प्रारंभन कैसे होता है, दीर्घीकरण कैसे होता है और समापन कैसे होता है। उसके बाद में बेटा जेनेटिक कोड आपको देखने हैं, आनुवंशिक कोड आपको देखने हैं। आनुवंशिक कोड के बाद में उसका क्या मतलब होता है, आनुवंशिक कोड होते क्या हैं? उसके बाद में बेटा कोडॉन के प्रकार आपको देखने हैं, कोडॉन की प्रॉपर्टीज़ यानी लक्षण आपको देखने हैं। ये सारी बातें आपने करी बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जीन एक्सप्रेशन की, दैट इज़ नोन एज़ द ट्रांसलेशन या हिंदी में कहा जाता है अनुवादन। तो अनुवादन की प्रक्रिया देखनी है, अनुलेखन की प्रक्रिया देखनी है, अनुवादन और अनुलेखन की प्रक्रिया में इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। इसी के साथ में बेटा पहली यूनिट जो है वो क्या होती है हमारी, पूरी होती है। सेकंड यूनिट में हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट में हमें क्या-क्या पढ़ना है ना? चलिए, सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो एक बार चलते हैं आगे। सेकंड यूनिट में बेटा इनहेरिटेंस के बारे में आपको बोल रखा है कि इनहेरिटेंस आपको देखना है कि जेनेटिक इनहेरिटेंस या फिर जिसे हिंदी में बेटा आनुवांशिक वंशागति के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक वंशागति जो है वो किस तरीके से होती है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से होती है। ऊपर हमने क्या किया पहली यूनिट के अंदर बेटा डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन देखा रेप्लिकेशन के थ्रू, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन देखा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के बाद में आरएनए जब प्रोटीन का निर्माण करता है यानी आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो वह सारी चीजें हमने देख ली। अब करना क्या है, सेकंड जो यूनिट है इसके अंदर हमें जेनेटिक्स के बारे में देखना है। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी के बारे में देखना है कि भाई आनुवांशिक वंशागति कैसे होती है, वो बात करेंगे। आप लोगों को सबको पता है जैसे बेटा जेनेटिक्स का नाम आता है तो हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैं बोल सकती हूँ काम हमें देखना है, थ्योरी जो हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें मेंडल की थ्योरी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे, मेंडल की थ्योरी क्या थी, वो सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिक वंशागति, मेंडल के नियम पढ़ने बेटा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्शंस मैं बोल सकती हूँ, अपवाद हमें देखने हैं। उसके अलावा एलेलिक
या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर जिसे अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं, ये सह प्रभाविता हो जाएगी। लीथैलिटी हो जाएगी, लीथैलिटी मतलब घातक जीन जिसमें हम देखेंगे लीथल जीन हम देखेंगे। नॉन एलेलिक इंटरैक्शन देखेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स देखेंगे, संपूरक जीन जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। एपिस्टेटिस देखेंगे, साथ में बेटा डुप्लीकेट जीन्स के बारे में हमें देखना है। इसके अलावा बहुप्रभाविता और मैं बोल सकती हूँ एक पढ़ते हो आप बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं बेटा मल्टीपल एलेलिज्म जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है, कितने टाइप के मैं बोल सकती हूँ इनके कितने टाइप के इनके अलीस होते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप बनते हैं, वो सारी चीज़ें तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप बेटा ऑब्वियसली के अंदर या फिर मैं बोल सकती हूँ ह्यूमन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं या मानव के अंदर रुधिर समूह या रक्त समूह के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद में बेटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में हमको ग्रेन कलर देखना है व्हीट के अंदर, यानी गेहूँ का रंग देखना है व्हीट के अंदर और गेहूँ के रंग में अलग-अलग कलर के मैं बोल सकती हूँ गेहूँ के दाने हमें देखने को मिलते हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या फिर जिसे हम मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखना है, यानी बेसिकली इनहेरिटेंस या वंशागति जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है उसके थ्रू होती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकाएँ होते हैं जिनके पास में अपना खुद का डीएनए होता है। तो कुछ थोड़ा-सा अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस या थोड़ी-सी मैं बोल सकती हूँ वंशागति उनकी वजह से भी होती है। तो वो वाली इनहेरिटेंस बेटा हमारी कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाती है। कोशिका द्रव्य वंशागति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें आपका प्लास्टिड इनहेरिटेंस आ जाएगा। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात करी थी अभी मैंने। डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स इन मिराबिलिस जलापा। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस अभी-अभी मैंने बताया था बेटा 2 ऑर्गेनल ऐसे होते हैं, एक हमारा प्लास्टिड है, दूसरा हमारा एक में हमारा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा और दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिनके पास में खुद का डीएनए होता है। तो जब खुद का डीएनए है तो कुछ ना कुछ खुद के भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं और उसी को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ कोशिका द्रव्य वंशागति के नाम से जानते हैं, तो वो हमें देखना है। तो बेसिक अगर मैं प्लास्टिड इनहेरिटेंस की बात करती हूँ तो वहाँ पर तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ या पत्तियों के अलग-अलग प्रकार देखेंगे हम मिराबिलिस जलापा में और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट जो है वो हम क्या करेंगे बेटा कहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में। इतनी तुमने बात करी तो ये हमारा इनहेरिटेंस जेनेटिक इनहेरिटेंस या आनुवंशिक वंशागति वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है इस यूनिट के अंदर वो आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनेंगे स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरनेशन या अल्टरनेशन को ही बेटा एब्रीविएशन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो घबराएंगे नहीं बिल्कुल। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कहलाता है बेटा हमारा गुणसूत्रीय विपतन, ये वाला कहलाता है हमारा गुणसूत्रीय विपतन या फिर इसको गुणसूत्रीय बेटा विभिन्नता के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ तो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना 46 और 46 क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम से हो सकता है 47 हो जाए, 46 से हो सकता है 45 हो जाए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा ये जो नेगेटिव सिम्पटम दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रिएशन या फिर हिंदी में गुणसूत्रीय विपतन के नाम से जानते हैं। गुणसूत्रीय विभिन्नता भी कहते हैं जिसमें आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी याद हो बेटा तो एक हमने पढ़ा था एनीप्लॉइडी, एक पढ़ा था यूप्लॉइडी या फिर आप लोगों को नाम याद होगा मोनोसोमी, ट्राइसोमी, है ना, टेट्रासोमी वो कंडीशन। करना क्या है बेटा यहाँ पर पहला जो टॉपिक पढ़ना है क्रोमोसोमल अल्टरनेशन में वो है डिलीशन। डिलीशन में क्या देखेंगे कि गुणसूत्र का कोई पार्ट जो है वो टूटकर अलग हो जाएगा। सेकंड है बेटा डुप्लीकेशन जिसको दोहरीकरण के नाम से भी जानते हैं। डिलीशन मतलब डिलीट हो जाना, खंडन हो जाना, टूटकर अलग हो जाना। डुप्लीकेशन में बेटा किसी कंपोनेंट डीएनए कंपोनेंट का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन मतलब उसका मैं बोल सकती हूँ जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। क्रोमोसोम की नंबर तो सेम रहेगा लेकिन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है उसके जीन सेगमेंट के बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाएगा यानी जगह बदल जाएगी। इन्वर्जन में भी बेटा जगह बदलेगी यानी क्रोमोसोम के जो खंड है जीन सेगमेंट जो है उनका लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी लेकिन दोनों में अलग फ़र्क है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बेटर तरीके से देखेंगे। उसके अलावा बेटा अभी-अभी मैंने बोला था एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हिंदी में कहते हैं असगुणिता और ससगुणिता, पॉलीप्लॉइडी मतलब बहुगुणिता, तो वो बात करेंगे। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के क्या प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बता रखी है, एक तो खुद प्राकृतिक उत्परिवर्तन बोल सकते हैं और दूसरा हमारा कौन-सा हो जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन या प्रेरित की जाती है उत्परिवर्तन वो। उसके बाद में बेटा जो हमारा
हमारे म्यूटाज़न, म्यूटाज़न मतलब जो म्यूटेशन कॉज़ करते हैं। म्यूटाज़न मतलब म्यूटेशन के कॉज़ल मैं बोल सकती हूँ एजेंट, म्यूटेशन कॉज़ करने वाले। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक जो है वो उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में म्यूटाज़न कहते हैं, तो वो म्यूटाज़न के बारे में भी हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है? उसके बाद में बेटा हमारी थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड यूनिट मतलब यहाँ से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई। अब एक बात ये याद रखनी है आपको कि जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट थी, पहली और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, उसके अंदर बेसिकली हमने किया क्या कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन डिस्कस किया। उसके अलावा जीन एक्सप्रेशन देखा, जीन की अभिव्यक्ति देखी। सेकंड यूनिट के अंदर हमने बेसिकली बेटा क्या किया, जेनेटिक इनहेरिटेंस देखी। जेनेटिक इनहेरिटेंस में हमने कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, उसके अलावा जो टॉपिक डिस्कस किया दैट इज द म्यूटेशन या हिंदी में कहा जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्रोमोसोमल एब्रीविएशन आ जाएगी यानी गुणसूत्रीय विघटन आ जाएगा, गुणसूत्र की संख्या में अदला-बदली, गुणसूत्र की संरचना में अदला-बदली, गुणसूत्र की संख्या में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएँगे, डिक्रीज हो जाएँगे, दैट कंडीशन इज़ नोन एज़ द क्रोमोसोमल एब्रिविएशन या इसको क्रोमोसोमल वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। और वो सारा पढ़ने के बाद में आपसे पूछेगा कि भई ये क्रोमोसोम की संख्या क्यों बदल रही है? कौन-सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की नंबर चेंज हो जाता है? तो आपका आंसर होगा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और फिर हमें ये देखना है कि उत्परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड बेसिकली टाइप्स ऑफ म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन के प्रकार। उसके बाद में थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के आपको याद रखना है बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग द प्लांट बेसिकली मैं बोल सकती हूँ किंगडम या मैं बॉटनी पढ़ा रही हूँ बेटा, तो बॉटनी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्लांट किंगडम, पादप जगत। तो पादप जगत के जो 2 यूनिट है हमारी इस वाले सिलेबस के अंदर सेमेस्टर सेकंड के अंदर जो लास्ट की 2 यूनिट है ये ऑल ओवर बेटा प्लांट किंगडम के 2 डिवीज़न पे बेस्ड है। पहला आपका टेरिडोफाइटा और दूसरा जिम्नोस्पर्म है। देख लेते हैं किसके बारे में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करती हूँ, तो टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामान्य लक्षण आपको देखने हैं। एफिनिटीज़ विद ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा के साथ में ये क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी रखता है, मतलब जो हमारा टेरिडोफाइटा प्रभाग है, वो जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा के साथ में क्या समानता और क्या असमानता रखता है, वो बात करेंगे हम। हेटेरोस्पोरी मतलब विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता क्या होता है कि जो टेरिडोफाइटा होता है बेटा 2 टाइप के स्पोर्स बनाता है। कुछ बीजाणु छोटे होते हैं जिनको लघु बीजाणु कहते हैं और कुछ बीजाणु बड़े होते हैं जिनको गुरु बीजाणु कहते हैं। तो वो कंडीशन हम हेटेरोस्पोरी या फिर हिंदी में कहते हैं विषम बीजाणुकता में पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा बीज विकास या फिर बीज आवास भी बोल सकती हूँ, बीज प्रकृति सीड हैबिटाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बोल रखा है बेटा आप लोगों को थोड़ा-सा याद होगा कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी पादप थे, तो पहली बार बेटा संवहन ऊतक यानी जाइलम ऑफ फ्लोएम इन्हीं के अंदर देखा गया। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइटा में रंभ का विकास किस तरीके से हुआ, वो बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, टेरिडोफाइटा को कहाँ पर किस तरीके से काम में लिया जाता है। क्लासिफिकेशन में बेटा क्लासिफिकेशन हमको साइंटिस्ट राइमर्स का देखना है, जिन्होंने 1954 में मैं बोल सकती हूँ क्लासिफिकेशन किया था टेरिडोफाइटा का। उसके बाद में स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट, फॉसिल मतलब जीवाश्मी टेरिडोफाइटा का अध्ययन करना है जिसमें राइनिया आ जाएगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइलोप्सीडा क्लासेस है, ये टेरिडोफाइटा की क्लासेस है जिसमें आपको साइलोप्सीडा पढ़ना है। साइलोप्सीडा में एग्जांपल साइलोटम पढ़ना है। लाइकोप्सीडा में आपको सिलेजिनेला पढ़ना है। स्पिनोप्सीडा में आपको इक्विसिटम पढ़ना है और टेरिप्सीडा में आपको मार्सिलिया पढ़ना है। ये बेसिकली आपने किया क्या कि आपने टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन देखा हमने जो राइमर्स ने किया था। राइमर्स ने बेटा टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहला था साइलोप्सीडा, दूसरी है बेटा साइलोप्सीडा के बाद में दूसरी है आपकी लाइकोप्सीडा, फिर है आपकी स्पिनोप्सीडा और फिर है आपकी टेरोप्सीडा। इनके अंदर एक-एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि इनके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करनी है, ठीक है? चलो, लास्ट जो हमारा ग्रुप आ जाता है वो आ जाता है जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के स्टार्ट होते ही हमारी यूनिट 4 जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यूनिट 4 में वही सेम चीज़ रहेगी बेटा, 2 क्वेश्चन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो आपका 15 नंबर रहेगा, यानी 15 मार्क्स का बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या करना है बेटा, हिंदी में जिम्नोस्पर्म को मैं बोल सकती हूँ, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। वैसे फिर भी मैं हिंदी वाले बच्चों को बोलना चाहूँगी कि बेटा कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में याद रखोगे बेटर रहेगा।
क्योंकि कहीं न कहीं आपके पेपर के अंदर भी हो सकता है अनावृत बीजी लिख के ना मिले आपको, जिम्नोस्पर्म में लिखा हुआ मिल जाए। तो थोड़ा-सा हमने करना क्या है कि जब भी मैम पढ़ाएँगे यहाँ पर तो उस टाइम पर आपको थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश के शब्दों पे भी क्या करना है, ध्यान देना है। हम जो लड़ाई लड़ेंगे बेटा वो फुल मार्क्स की लड़ेंगे ना, कि हमारे नंबर कटने नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोर बीएससी में हम बनाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो नंबर जब हमारे कटने नहीं चाहिए, तो अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं जहाँ पर आपको हिंदी की जगह कोई इंग्लिश का शब्द वहाँ पर दिखाई दे जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिस पैटर्न से पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो ऑब्वियसली आप क्लास से सीख के ही जाओगे। तो जिम्नोस्पर्म को बेटा वैसे हिंदी में अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। करना क्या है, जिम्नोस्पर्म में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, सामान्य लक्षण देखने हैं। सेम जैसे अभी हमने टेरिडोफाइटा की एफिनिटी देखी थी ब्रायोफाइटा, और मैं बोल सकती हूँ किसके साथ में, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के साथ में। सेम हमें करना क्या है कि इसकी एफिनिटी देखनी है टेरिडोफाइटा के साथ में और एंजियोस्पर्म के साथ में। यानी जो जिम्नोस्पर्म है उसके कौन-कौन से लक्षण जो हैं वो हमारे टेरिडोफाइटा और आवृतबीजी पादपों के समान होते हैं, और कौन से लक्षण जो है वो इनसे अलग होते हैं। उसके बाद में बेटा इनका वर्गीकरण पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। स्पॉन ने दिया था बेटा 1965 में जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, स्पॉन ने दिया था, वो क्लासिफिकेशन आपको देखना है। उसके बाद में सेम क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं बोल सकती हूँ आपका जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, जिसमें पहली क्लास जो है वो आ जाएगी आपकी साइकैडोप्सिया, कैडोप्सिया में आपका साइकस आ जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा कॉनिफेरोप्सिडा, जिसमें पाइनस आ जाएगा, कॉनिफर्स जिन्हें हम कहते हैं। उसके अलावा आपका निटॉप्सिडा आ जाएगा, जिसमें आपको एफिड्रा पढ़ना है। 3 एग्ज़ाम्पल मैं बोल सकती हूँ। जिम्नोस्पर्म में आपको 3 प्लांट ग्रुप या 3 मैं बोल सकती हूँ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस करने, जिसमें एक साइकस आ जाएगा, दूसरा आपका पाइनस आ जाएगा और तीसरा जो है वो आपका एफिड्रा आ जाएगा। इतनी बात करने के बाद में बेटा एक अलग ही मैं बोल सकती हूँ टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। और पैलियोबॉटनी में करना क्या है तुमको, पैलियोबॉटनी में बेसिकली तुमको बेटा फॉसिल प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। फॉसिल प्लांट मतलब बेटा इसको हम पहली बात तो पैलियोनोबॉटनी को हम जीवाश्मी विज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं। जीवाश्मी विज्ञान मतलब वो प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है जो फिलहाल अभी अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर लिविंग कंडीशन में नहीं है, फॉसिल बन चुके हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिनके जीवाश्म बन चुके हैं, लेकिन उनके जीवाश्मों को हमने ढूँढ लिया है, अलग-अलग मेथड से ढूँढा है, वो सारे मेथड हमें यहाँ देखने हैं। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, फिर इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखना है, सिग्निफिकेंस देखना है यानी क्या महत्व है, जियोलॉजिकल टाइम देखना है कि ये फॉसिल जो है वो कितना पुराना है, या इसका फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीकरण कब हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो जियोलॉजिकल टाइम देखना है आपको, उसके अलावा बेटा टाइप्स ऑफ क्या देखने हैं, फॉसिल देखने हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद में हमारी बॉटनी का जो सेकंड सेमेस्टर का मैं बोल सकती हूँ सिलेबस है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मार्किंग स्कीम क्या है वो आप लोगों को अच्छे से पता चल गई। साथ में बेटा आपका सिलेबस क्या है, कौन-कौन से टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, वो भी चीज़ आपको पता चल चुकी है। तो बस ये वाला सिलेबस का एक बार हमारे सामने बेटा रोड मैप तैयार हो जाता है, हमें रास्ता पता चल जाता है, तो मुझे लगता है उसपे हम अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी जो है वो चला सकते हैं। तो रोड मैप आपके सामने है, सिलेबस आपको पता चल चुका है। इसी सिलेबस पे बेस्ड हमारी आगे आने वाली क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहेंगी। करना क्या है, पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या-क्या है, किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके वैसे आप लोग सब जो है वो सेकंड सेमेस्टर का पार्ट हो, तो कहीं न कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारी हद तक चीज़ों को आप समझ चुके हो। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भई स्टूडेंट हो तो हमें हमेशा जिज्ञासा रखनी चाहिए, हमेशा हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ और नया सीखना है। तो उसी के साथ में बेटा सिलेबस आप लोगों को पता है, मार्किंग स्कीम आपको पता है। सारे पॉइंट जो है हमने क्लियर कर लिए हैं। हमारी अगली जो क्लासेस रहेंगी वो इसी सिलेबस के यूनिट 1 से हम लोग टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक जो रहेगा वो आपका रहेगा डीएनए, व्हाट इज़ द डीएनए, व्हाट इज़ द आरएनए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।